हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। आज हमारा इकोनॉमिक्स का 6th लेक्चर होने वाला है। पहले आगे के 5th लेक्चर में हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स बुक में जो चैप्टर नंबर 3 और 4 थे वो कंप्लीट किए। चैप्टर नंबर 3 था मनी और क्रेडिट और चैप्टर नंबर 4 था ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये आखिरी चैप्टर होगा इस क्लास 9th एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर जो के राइट्स होते हैं ना, जो पिछले चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन और वो सब पढ़ा, अब इसमें हम कंज्यूमर राइट्स जो होते हैं ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर का ऐसा राइट्स क्यों होने चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन क्यों होने चाहिए, ठीक है। और एक्सप्लॉयटेशन कितना होता है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। चलिए, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है एनसीईआरटी क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर में क्या है कि जो उपभोक्ता के अधिकार जो है, जिसे हम बोलते हैं कि जो कंज्यूमर राइट्स है, उसके इश्यूज डिस्कस किए जाने वाले हैं, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट क्या होगा कि हमारे जो मार्केट है कंट्री के, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में हम उपभोक्ता के अधिकारों को चर्चा करेंगे, उपभोक्ता के अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसमें कई एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है।
जो मार्केट में कंज्यूमर राइट्स क्यों किए जाते हैं कि जो अनइक्वल सिचुएशन खड़ी ना हो, इसलिए, ठीक है। कोई कंज्यूमर को ड्यूप करके ना चला जाए, इसी ऐसी जो सिचुएशन होती है, ड्यूप करके चला, किसी को ड्यूप कर लिया, ठीक है, मतलब कोई फ्रॉड किया ऐसा कुछ, इसको हम बोलते हैं अनइक्वल सिचुएशन। जो 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 प्रोड्यूसर्स होते हैं वो करते हैं ना कि कुछ फ्रॉड किया और ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं अनइक्वल सिचुएशन, ठीक है। तो इसके कई एस्पेक्ट होते हैं, कई तरह की जो सिचुएशन पैदा होती है, इसके कारण जो कंज्यूमर होते हैं उसको भुगतना पड़ता है, ठीक है। अब एक और भी चीज़ है इसमें कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारी कंट्री में, उसका पुअर एनफोर्समेंट है, ठीक है, कि जो खराब प्रवर्तन है इनका, मतलब अच्छे से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, अच्छे से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। एक ये भी पहलू है, ठीक है। अब जो जो अब इसके कारण क्या है कि जो 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 कंज्यूमर्स है उनको इनकरेज करना होगा कि वो भी कंज्यूमर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, वो अवेयर हो, ठीक है, वो लर्न करे कि क्या क्या लॉ, क्या क्या रूल्स है हमारी कंट्री में, क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या उनके अधिकार है, ये सब ये सब ज़रूरत है कि उन सबको पता चले, ठीक है, ये लोग अवेयर हो, कंज्यूमर अवेयर हो, ठीक है, और कंज्यूमर जो कंज्यूमर मूवमेंट है उसमें वो एक्टिवली रोल प्ले करे, ठीक है। ये कंज्यूमर मूवमेंट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब कंज्यूमर कौन होता है, मार्केट प्लेस में जो उपभोक्ता होता है वो कौन होता है। हम डेली लाइफ में जो मार्केट में जो लोग होते हैं, मतलब हम, मतलब जो वी, मतलब पीपल, ठीक है, वो मार्केट में एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ कंज्यूमर पार्टिसिपेट करते हैं। पर प्रोड्यूसर मतलब जो भी लोग होंगे जो बेचते होंगे, ठीक है, वो सब, जो कंज्यूमर मतलब जो कोई खरीदते होंगे सेवा या प्रोडक्ट, जो कोई भी, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। अब उपभोक्ता और उत्पादक दोनों कनेक्टेड होते हैं। उत्पादक के बिना उपभोक्ता नहीं हो सकता और उपभोक्ता के बिना उत्पादक नहीं हो सकता, ठीक है। जिसका मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बोथ आर इंटरलिंक्ड, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन लेने वाला कोई कंज्यूमर नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। और कंज्यूमर तो होगा लेकिन प्रोड्यूसर वो वाला प्रोड्यूसर ही नहीं, प्रोड्यूस ही कुछ कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो डेली हमारे डेली लाइफ वर्क में जो भी जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वो किसी भी जो सेक्टर से उसमें काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री और सर्विस, कोई फार्मर होगा तो वो भी हम उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो उसको भी हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, जो आईटी प्रोग्रामर होगा उसको भी हम एक तरह का प्रोड्यूसर ही बोलेंगे, क्योंकि वो भी कुछ सॉफ्टवेयर और क्रिएट तो करता है, कुछ बनाता तो है अपनी सर्विस देके, ठीक है। और कंज्यूमर होते हैं, उसमें कैसे वो मार्केट में कब पार्टिसिपेट करते हैं कि वो जो गुड्स और सर्विस जो देते हैं ये लोग, जो ये इन तीनों सेक्टर वाले जो लोग होते हैं, वो जो 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 गुड्स और सर्विस देते हैं उनको जब परचेस करता है कोई, तो वो कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। जो प्रोड्यूस करता है उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो इन सर्विस और गुड्स को जो खरीदता है उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और जो गुड्स होते हैं वो कौन सा होता है, फाइनल गुड्स होता है, मतलब अंतिम रूप जो होता है, अंतिम वस्तु, उसका यूज़ करता है, ठीक है। कोई कंज्यूमर होगा वो मतलब वो डायरेक्टली कपास का यूज़ नहीं करेगा, वो उसमें से बने हुए कपड़े को खरीदेगा, ठीक है। इस तरह से जो फाइनल गुड्स होता है वो कंज्यूमर के हाथ में आता है, ठीक है। चलिए, अब पिछले अध्यायों में हमने बात की कि जो डेवलपमेंट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस क्यों चाहिए। जो प्रीसीडिंग चैप्टर्स थी उसमें हमने बात की कि रूल्स और रेगुलेशंस क्यों चाहिए। जैसे हमने बोला ना कि वो ग्लोबलाइजेशन में हमने बोला था कि लोगों को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, वर्कर को, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर है, पुअर लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, हमने ये महत्व इनका पढ़ा था, ठीक है। जो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं मनी लेंडर्स, और ये सब जो एक्सप्लॉयटेशन होता है इनफॉर्मल सेक्टर का, ठीक है, तो इन तरह के रूल जो वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्टिंग और एनवायरनमेंट, मतलब लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए भी लॉस होने चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का उपयोग तो होता है, ताकि लोग उसको ओवर एक्सप्लॉयट ना कर ले, इसके लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉ चाहिए। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने भी लॉज चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी तरह जो भी कंज्यूमर होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज होने चाहिए, जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो, जैसे एनवायरनमेंट के लिए लॉ होते हैं, जैसे मतलब जो वर्करों के लिए लॉ होते हैं, ऐसे कंज्यूमर के लिए भी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल जो जो कंज्यूमर होता है उनका जो भी पोजीशन होता है वो वीक होता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में इंडिविजुअल अगर वो अकेला जो खरीदने जाएगा तो क्या होता है कि
मतलब जो इंडिविजुअल कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, उसकी पोजीशन वीक हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होंगे वो अपना मनमाना जो प्राइस और क्वालिटी उसको देंगे, ठीक है। अगर ग्रुप होगा कंज्यूमर्स का तो वो कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। अब जब भी कंप्लेन होती है कोई गुड्स या सर्विस की क्वालिटी और जो भी बाय होता है उसके, वो जो सेलर से बाय करते हैं, तो क्या होता है, सेलर क्या करता है कि जो बायर होता है उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोप देता है, ठीक है। जो जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहता है कि वो तो आपको देख के लेना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से वो वीक पोजीशन में आ गया, ठीक है। चलिए, अब ये पोजीशन कैसे होती है कि एक प्रिजम्पशन होता है कि अब आपने ले तो लिया लेकिन आपको पसंद ही नहीं था, तो आपने ले तो लिया लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कोई दूसरी जगह पे चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से सेलर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। तो सेल जब कंप्लीट हो जाता है तब, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन जो है, जो सेलर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे थोप देता है, इसकी जो चेंज, ये सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो चला है आज। ये कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है वो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आगे समझाऊंगा, ठीक है। मतलब इसमें ये बेसिकली क्या कहा गया था कि जो सेलर होता है वो सेलिंग होने के बाद जो भी जिम्मेदारी होती है वो बायर पे थोप देता है कि अगर आपको पसंद नहीं था तो लिया ही क्यों आपने, इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब एक्सप्लॉइटेशन जो होता है मार्केट वेज में, मार्केट प्लेस में, जैसे वर्करों का होता है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इस तरह जो जो कंज्यूमर होते हैं उनका भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेडर्स होते हैं, ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में मतलब उसमें उलझे रहते हैं, ठीक है, उसमें इंडल्ज होते हैं। मतलब मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई शॉपकीपर है तो वो किसी चीज़ का वेट कम कर देगा, जो जो वेट मेजरमेंट होगा उसमें कुछ मतलब एडल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। कोई फूड ग्रेन्स हो गए उसमें एडल्ट्रेशन करेगा, ऐसी कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो करते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। जो शॉपकीपर्स होंगे वो जो मतलब मैंने आपको बताया ना कि वे जो होगा उसका जो वजन होगा वो कम कर देगा, ठीक है। और जो 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 और चार्जेस जो होंगे, जो हम बोलते हैं ना कोई हिडन चार्जेस लगा देगा जो कि मेंशन ही नहीं होगा प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। जो एडल्ट्रेटेड डिफेक्टिव गुड्स जो सेल करते हैं, कोई अगर फूड ग्रेन की बात की, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो तो उसमें भी कोई डिफेक्टिव वाला गुड उसने बेच दिया, ठीक है। तो दोषपूर्ण सामान मतलब उसमें कोई डिफेक्ट होगी ऐसा कुछ बेच दिया, तो ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। और जो मार्केट्स होते हैं, जब जब प्रोड्यूसर्स मार्केट में कम होते हैं तब क्या होता है, मार्केट में ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स कम होंगे तब एक मोनोपोली वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। जब कम प्रोड्यूसर होंगे तो कंपटीशन बहुत ही कम हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि मोनोपोली बढ़ जाएगी, मतलब मोनोपोली वाली सिचुएशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ये प्रोड्यूसर हो जाएंगे ना वो पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। और जो कंज्यूमर्स होंगे ना वो स्मॉल अमाउंट में, जो मतलब स्मॉल अमाउंट्स में वो खरीद करेंगे, ठीक है। और बिखर जाते हैं, मतलब स्कैटर्ड होते हैं, छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में कंज्यूमर नहीं रहते क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है, तो कम लोग खरीदारी करते हैं। और जो भी खरीदारी करते हैं वो भी कम मात्रा में करते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा खरीद किया तो उनको भी लॉस जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। अगर मतलब हम कह सकते हैं कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर ना हो तो कंपटीशन कम हो जाती है और प्रोड्यूसर ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, ठीक है। ऐसा स्पेशली तब होता है, खासकर तब होता है जब बड़ी कंपनियां होती है ना, जो बड़ी कंपनियां जब ऐसे गुड्स बनाती है ना, जो भी कोई XYZ गुड्स में अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर ना हो, ठीक है, तब जब बड़ी कंपनियां ऐसे गुड्स को बनाने लगे ना तब ऐसी सिचुएशन बहुत होती है। इन बड़ी कंपनियों के पास क्या होता है कि वेल्थ होती है, उनके पास संपत्ति होती है, पावर होता है, ठीक है। और उनका एक मार्केट को जो मार्केट को मैनिपुलेट, मतलब कुछ उसमें कुछ वो चेंजेस कर सकती है, मॉडिफिकेशंस कर सकती है मार्केट के साथ, ठीक है। ऐसा उनके साथ पावर होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास संपत्ति है, उनके पास पावर है। ऑफन टाइम्स ये पॉलिटिकल पावर भी होता है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके साथ इनका कनेक्शन होता है, ये सब उसमें उनके साथ होता रहता है जब बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं ना उसमें, ठीक है। और जो जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो 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 झूठी सूचना होती है, ठीक है, वो भी प्रसारित की जाती है मीडिया के स्रोतों से। मतलब कोई एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को हराने के लिए वो पहली कंपनी क्या करती है कि मीडिया के माध्यम से दूसरी कंपनी का कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो पास करेगा मीडिया के थ्रू। इससे क्या होगा कि ये जो इस कंपनी के दूसरी कंपनी के जो कंज्यूमर्स होंगे वो पहली कंपनी की ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह की भी माल प्रैक्टिसेस हमें देखी जाती है जो मार्केट होता है बड़ी कंपनियों का, कॉरपोरेट वर्ल्ड बोलते हैं उसमें, ठीक है। ये एग्जांपल है एक कंपनी का जो ये अनफेयर प्रैक्टिस का, वो मैं दिखाता हूँ कि जो जो जो
एक कंपनी है कि उसने जो पाउडर मिल्क था, वो कंपनी क्या क्लेम करती थी कि हमारा जो पाउडर्ड मिल्क है जो बेबीज़ को दिया जाता है, ठीक है, जो साइंटिफिकली बना गया है, वो अपने मदर से मिल्क से भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ऐसा कंपनी क्लेम करती थी, ठीक है। तो ये एक तरह से माल प्रैक्टिस हुई ना, ठीक। चलिए, अब इस कंपनी को सही बात जो थी कि अपनी जो 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 अपना क्लेम था वो फॉल्स क्लेम था, ऐसी सही बात उसको उसको उससे बुलवाने में सालों का, वर्षों का संघर्ष लग गया। ये संघर्ष किसने किया होगा? गवर्नमेंट होगी, लोगों, मतलब पॉपुलेशन के ग्रुप होंगे, वेरियस ग्रुप्स, ये संघर्ष करते हैं, इस तरह से ये प्रेशर डालते हैं इन कंपनी पे, ठीक है। इस तरह से इस कंपनी को अंत में स्वीकार किया होगा कि हाँ भाई, हमारा हमारा क्लेम झूठा था कि इतना मदर्स मिल्क से ज़्यादा क्वालिटी वाला हमारा दूध नहीं होता है, पाउडर मिल्क, ठीक है। चलिए, जो भी ऐसा एक दूसरा एक एग्जांपल है कि जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उनका भी पहले क्या था कि पहले वो स्वीकार नहीं करती थी कि हमारी प्रोडक्ट से कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, मतलब लोग कम खरीद करेंगे, ठीक है। अब इन कंपनियों को भी आज स्वीकार करते हैं कि इन कंपनी, आप देखते होंगे कि जो सिगरेट का पैकेट होता है उसमें उसमें ऊपर लिखा होता है कि दिस कॉजेज कैंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस कंपनी, मतलब एक कंपनी ने स्वीकार किया ना कि हमारी प्रोडक्ट से कैंसर होता है, ये एक स्वीकार कराने में सालों लग गए, सालों की संघर्ष रहा है किसका? गवर्नमेंट का और वेरियस ग्रुप्स का, ठीक है, कि कंपनी अपने जो क्लेम्स है वो सही करे, ठीक है, साइंटिफिकली क्लेम करे, लोगों को ड्यूप ना करे अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर से, तो प्रोडक्ट्स के तहत, ठीक है। चलिए, तो इस ऐसे जो फॉल्स क्लेम होते हैं, मतलब जो कंपनियां बड़े बड़े क्लेम करती है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस यही रीज़न है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस इसीलिए चाहिए, ठीक है। वरना कंपनियां क्या करेगी? अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे किसी कंपनी पे, तो कंपनियां क्या करेगी? कुछ भी क्लेम कर देगी, ठीक है, कुछ कोई भी प्राइस पे बेचने लगेगी और एक्सप्लॉइटेशन करने लगेगी अपने जो भी प्रॉफिट है वो बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए रूल्स और रेगुलेशन चाहिए हमें, जो 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 ये कंज्यूमर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट हम देखते थे ना कि कंज्यूमर मूवमेंट क्या है, ठीक है। अब कंज्यूमर मूवमेंट का ये जो उत्पन्न कहाँ से हुआ, कि वो उत्पन्न हुआ था कंज्यूमर के डिससेटिस्फेक्शन से। मतलब ये जो प्रैक्टिस है ना, अनफेयर प्रैक्टिस जो ट्रेडर्स करते हैं, को बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, इससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो असंतुष्ट रहता है उसे, ठीक है। तो ये अब जब ये वाइड स्प्रेड असंतोष रहेगा, तब क्या होगा कि लोगों में एक आंदोलन की भावना इंक्रीज होगी, ठीक है। ये मतलब लोग अवेयर बनते जाएंगे कि ये ऐसा थोड़ी चलता है। इसको हम, ये जो मोटे मोटे तौर पे ये जो पूरी प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर मूवमेंट। जो लोगों के कंज्यूमर्स का डिससेटिस्फेक्शन था, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस थी, उनके कारण जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। अब पहले क्या था कि कोई लीगल सिस्टम नहीं थी कंज्यूमर के पास, ठीक है। लॉज तो बाद में बने, लेकिन पहले पूरे ग्लोब में भी, सिर्फ इंडिया में नहीं, पहले पूरे ग्लोब में भी कोई ऐसी अच्छी लीगल सिस्टम नहीं थी कि जो कंज्यूमर से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। किसके सामने? एक्सप्लॉइटेशन था जो मार्केट में, उसके सामने, ठीक है। अब जब ये रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे, जो लीगल सिस्टम नहीं थी उस समय, इसके कारण क्या हुआ कि उस लंबे समय तक जो कंज्यूमर थे वो हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन तब तक तो होता ही रहा। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कंपनियां थी, वो उनका एक्सप्लॉइटेशन करते रहे, ठीक है। तो अब वो जनरली क्या करते थे कि वो पर्टिकुलर ब्रांड की, जो उन्हें लगता था कि ये अच्छा नहीं है, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही है ये ब्रांड, तो वो क्या करते थे, उस ब्रांड का प्रोडक्ट वो नहीं खरीदते थे। और कोई अगर ट्रेडर होता तो उस ट्रेडर की शॉप से नहीं खरीदते, ठीक है। ऐसा कुछ वो करते थे, लेकिन ओवरऑल उनका एक्सप्लॉइटेशन फिर भी होता रहता था जब तक ये लीगल सिस्टम कोई अवेलेबल नहीं थी तब। अब ये कंज्यूमर मूवमेंट का ये मतलब आप समझते हो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कंज्यूमर मूवमेंट मतलब एक तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है ओवर द टाइम, ठीक है। अभी ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस थी, ये जो ओवरऑल ये प्रोसेस थी ना, ये लोगों में अवेयरनेस आना, लोगों का विरोध करना कि अब ये अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं चलेगी। लोग गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेशर किया लोगों ने कि आप रूल्स और रेगुलेशंस बनाओ। तो ये सब जो प्रोसेस हुई ओवरऑल, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर मूवमेंट, उपभोक्ता आंदोलन, ठीक है। इसका कारण क्या था? इसका अरोज मतलब इसका उत्पन्न होने का, कि जो उपभोक्ता थे वो असंतोष में थे कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है उनसे, ठीक है। अब पहले क्या माना जाता था
कि जो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को बाय करने की, ठीक है, कि जो मतलब अगर किसी कोई भी प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव निकली या फिर कुछ उनको पसंद नहीं आया तो वो क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि ये तो कंज्यूमर का फॉल्ट है, ठीक है, उपभोक्ता का फॉल्ट है, वो अगर उसे पसंद नहीं आया तो उसे लेना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, इस तरह सा एक कंडीशन प्रिवेल करती थी, ठीक है। और तो ये इस कंडीशन को चेंज करने में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी, वो अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए सालों लग गए इनको, ठीक है। ये कोई मतलब कोई 1-2 साल में ये नहीं हुआ, ये चला आ रहा है 1990s, मतलब सॉरी जो 19 सेंचुरी बाद में 20 सेंचुरी और 21 सेंचुरी में, ऐसे सेंचुरी वाइज ये अवेयरनेस चली आ रही है, ठीक है। ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है, ठीक है। जो जो लोगों में अवेयरनेस आई है वो कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस फैलाते हैं, उनके जो भी एफर्ट्स है उनके कारण ये सब हुआ है, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना, जो बायर्स पे डाली जाती थी, वो सेलर पे अब आ रही है, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई आपने कोई अगर टीवी लिया, अगर जाके अच्छे से शुरू नहीं हुआ तो आप सेलर के पास वापस जाएंगे ना कि ये चल तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर सेलर आपको बोल दे कि वो तो आपका फॉल्ट है, आपको नहीं आता लेना, ठीक है, ऐसा थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हुई ना। पहले पहले के ज़माने में सेलर कह सकता था कि ये तो आपका फॉल्ट है, ठीक है, आज नहीं कह सकता। तो मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई है आज सेलर के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब जो इंडिया में था, जो जो इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट था वो सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा था, और इसका कारण ये था कि जो 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 कंज्यूमर था, उनका राइट को प्रोटेक्ट करना था। कौन सा, किससे प्रोटेक्ट करना था? जो अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, जो ट्रेडर्स की और कंपनीज की, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। एज ए सामाजिक शक्ति, मतलब ओवरऑल लोगों का उससे भला हो, लोग उनसे बचे रहे, ठीक है, इसलिए। अब इंडिया में कैसी कैसी कंडीशन प्रिवेल कर रही थी। भोजन की कमी थी, ठीक है, जमाखोरी करते थे लोग, वो जो करते हैं ना कि अगर जब जब एबंडेंस हो किसी कमोडिटी की तब वो ले लेते हैं, और जब शॉर्टेज हो तब ये बड़े ऊंचे दामों में बेचते हैं, ठीक है। काला बाजारी, जो ब्लैक मार्केटिंग हम बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड ग्रेन्स हो उसमें कुछ मिला देना, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। एडिबल ऑयल में भी एडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। जो घी होता है, ऑयल होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है, ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो ये सब जो अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उनके कारण जो हमारे इंडिया में एक संगठित रूप में 1960 के दशक में एक उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। मतलब लोगों में अवेयरनेस आई लोगों में, और ये सब हुआ, ठीक है। मतलब ये जो मैंने प्रोसेस बताया था ना आपको, वो, ठीक है। अब 1970s थे, तब तक क्या था कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस तो है ना, अब विरोध तो कर ही रहे थे कि ऐसी माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को फेयरली, जो कंज्यूमर्स है उनको, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1960 में ये कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ था, लेकिन 1970s तक जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस थे ना, वो उन्होंने क्या किया कि जो राइटिंग आर्टिकल्स और होल्डिंग एग्जीबिशंस, ऐसा ही कुछ किया, जो मॉडरेट पॉलिसीज आती है ना, उस तरह से कुछ कि ये उसके बारे में लिखना, ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में, और ऐसा सब कुछ, ठीक है। और बाद में क्या किया कि जो उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप्स फॉर्म किए, मतलब जो ग्रुप होता है कोई, जो ओवरऑल जो काम करता है, जो जैसे कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बैंकिंग के, और इसके बैंकिंग के मतलब फील्ड में, इस तरह इसमें कंज्यूमर ग्रुप्स फॉर्म हुए, ठीक ठीक है। ये ग्रुप क्या करता था कि जो भी माल प्रैक्टिस होती है राशन शॉप्स की, और जो रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का जो ओवर क्राउडिंग होता है, ठीक है, उनका उन पर मॉनिटरिंग करता था, मतलब उन पर मॉनिटरिंग करते थे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि उनकी जो माल प्रैक्टिस ये जो होगी, ये सब कम होगी, ठीक है, क्योंकि इनका मॉनिटरिंग रहता है, इसलिए इस तरह से, ठीक है। अब हाल ही में क्या हुआ है, मतलब रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो इंडिया में ऐसे कंज्यूमर ग्रुप्स में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इंडिया में भी ऐसी माल प्रैक्टिसेस आज भी प्रिवेलेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वैसे और जो रूरल एरियाज होते हैं और जो जो पुअर स्टेट्स होते हैं, उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब जो अब इन एफर्ट्स जो जो डाले हैं इन कंपनियों ने, सॉरी कंज्यूमर ग्रुप्स ने और लोगों ने, इनसे क्या हुआ है कि एक सक्सेस तो हमें मिला है, ठीक है, कि ये इन जो फॉर्म्स है और गवर्नमेंट है, उन पर और जो गवर्नमेंट है
और फर्म्स है कि करेक्ट बिजनेस करे। वो ये सब लोगों का जो कंज्यूमर ग्रुप्स का और इनका एफर्ट के कारण क्या हुआ है कि अवेयरनेस बढ़ी है हमारी, ठीक है। आज तो हम भी आज भी इससे क्या हुआ है कि जो फर्म्स है, कंपनीज है और गवर्नमेंट है, उन पर एक तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ है कि वो आज झूठ नहीं बोल सकते, फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते उनको, वरना क्या होगा कि उनका बिजनेस लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ है आज की फॉर्म में और जो बिजनेस में जो गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अनफेयर प्रैक्टिस ना करे और कंज्यूमर के इंटरेस्ट का जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उनके अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे, ठीक है। चलिए, अब इसके इस कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। 1986 में एक लॉ पास किया गया था, ठीक है। मतलब अब ये लीगल हुआ, धीमे धीमे ये प्रोसेस पूरा लीगल हुआ जी, की जो कंपनी का जो एक्सप्लॉयटेशन था उनके अगेंस्ट जो कंज्यूमर राइट का जो प्रोटेक्शन करना था वो अब एक लीगल प्रोसेस हुई, ठीक है। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, उसका नाम क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986 का। बाद में उसमें अमेंडमेंट भी हुए थे। मतलब ये इस शुरुआत यहाँ से हुई कि 1986 में एक बहुत बड़ा कदम हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब 1985 में क्या हुआ था, अब ग्लोबली हम देखें कि यूनाइटेड नेशंस ने एक अडोप्ट किया था यूएन का गाइडलाइन, मतलब जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक गाइडलाइन, सिर्फ एक गाइडलाइन एक अडोप्ट किया था, ठीक है। कि जो ये गाइडलाइन किया था कि जो वर्ल्ड वाइड नेशंस थे, जो इंटरनेशनल जो मतलब विविध देश थे, उनके लिए मेजर्स एडोप्ट करने के लिए जो भी जो एक तरह का हम टूल कह सकते हैं, ठीक है। कि ये जो राष्ट्र थे ये उपभोक्ता की सुरक्षा और उपायों को अपनाने और उपभोक्ता की वकालत समूह के लिए अपनी सरकारों पर ऐसा करने के लिए दबाव डाल सकती है। ये जो वर्ल्ड कंट्रीज होगी वो अपनी सरकारों पे ऐसा लॉ पास करने के लिए दबाव डालेगी इस टूल के माध्यम से, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे ये जो फाउंडेशन है उसका नाम है कंज्यूमर इंटरनेशनल, ठीक है। ये जो आज ये बन गया है इंटरनेशनल फाउंडर्स, ठीक है। ये फाउंडेशन बन गया है, ये मतलब इससे एक बेस क्रिएट हुआ है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये आज ये कंज्यूमर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अम्ब्रेला बॉडी बन गई है, ठीक है। एक छत्र निकाय है, मतलब इसके नीचे कई बॉडी काम कर रही है, ठीक है। ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो अम्ब्रेला बॉडी होती है इसके नीचे कई दूसरी बॉडियाँ काम करती है। अब 240 ऑर्गेनाइजेशन का ये अम्ब्रेला बॉडी है और ये 240 ऑर्गेनाइजेशन 100 कंट्रीज या इससे ज़्यादा कंट्रीज़ के जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक अम्ब्रेला बॉडी है। मतलब इसकी शुरुआत एक छोटी सी यूएन गाइडलाइन से हुई थी, एक टूल था कंट्रीज़ के लिए, और बाद में ये फुल फ्लेज एक ऑर्गेनाइजेशन बना और आज इतना मतलब कवर कर रहा है कि ये एक अम्ब्रेला बॉडी है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स कौन से होते हैं। कंज्यूमर राइट्स हम बात कर रहे हैं जिस चैप्टर का, जो कंज्यूमर राइट्स कि कौन से होने चाहिए इसकी बात करेंगे। जो मेन चीज़ है कंज्यूमर राइट्स हम कह रहे हैं तो कौन से होने चाहिए ये भी पता हमें लगना चाहिए। पहला राइट होता है सेफ्टी का, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट आपको हार्म नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो हार्म करती है तो वो आपका राइट का उल्लंघन है। इससे जाहिर सी बात है, मैं आपको उदाहरण दूँ कि जो मतलब हम पहले समझते हैं बाद में उदाहरण देता हूँ कि जो कई वस्तु और सेवा का उपयोग करते हैं हम रोज़ बरोज़, ठीक है। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि हम जो भी हो ये गुड्स और सर्विस है डिलीवरी की, मतलब इन डिलीवरी होती है इन सर्विसेज की, उनके वो हाजार्डस ना हो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट हमने ली और हमारी प्रोडक्ट को वो हाजार्ड करती है तो ऐसी प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर राइट का उल्लंघन कहलाती है, ठीक है। और कई चीज़ें ऐसी भी होती है, मतलब कई गुड्स और सर्विस ऐसे भी होते हैं वो स्पेशल अटेंशन मांग लेती है, ठीक है। इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि प्रेशर कुकर, ठीक है। इस प्रेशर को ये हाई प्रेशर पे वर्क करता है तो क्या होगा कि इनके कुछ नियत स्टैंडर्ड्स होंगे, उसके हिसाब से ही कंपनी को ये प्रेशर कुकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस स्टैंडर्ड से ये कुकर नहीं बना होगा तो क्या होगा कि जब आप इस प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे तब वो फटने की संभावना रहती है और लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। चलिए, अब दूसरा राइट होता है इन्फॉर्मेशन का, कि जो आप गुड्स या सर्विस बाय कर रहे हो एग्जैक्टली क्या है, कितने का प्राइस है, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो जो लिखा रहता है ना रेपर पे, और उनके कंपोनेंट क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है। कोई कंपनी ऐसी कोई चीज़ को नहीं बेच सकती कि उसका कोई डिस्क्रिप्शन ही ना हो, पीछे कुछ लिखा ही ना हो, ऐसा कुछ कोई कंपनी नहीं बेच सकती, ठीक है। अगर कोई कमोडिटी जब आप बाय करें तो उसमें आप कुछ डिटेल्स फाइंड करेंगे कि जैसे कि पैकिंग की डेट है, ठीक है।
जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुई। अगर आप जो बिस्किट्स बाय करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि उसमें फ्लोर यूज़ हुआ है, मिल्क यूज़ हुआ है और ये सब, ठीक है। उसकी प्राइस लिखी होगी, बैच नंबर लिखा होगा, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होगा, एक्सपायरी डेट लिखी होंगी, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर भी लिखा होगा कि ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपका अधिकार है। अगर कोई प्रोडक्ट पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, ठीक है, कुछ दिया ही ना गया हो कि ये प्रोडक्ट, सिर्फ नाम दिया गया हो कि ये बिस्किट है, लेकिन कितने का है, किस कंपनी ने बनाया, इसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुए, उसका बैच नंबर नहीं है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, एक्सपायरी डेट कब होगी, ये सब कुछ लिखा नहीं है, तो ये कंज्यूमर राइट का उल्लंघन होगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी भी जोखिम में आ सकती है, ठीक है। चलिए, अब एक और उदाहरण दिया गया है कि जब हम मेडिसिन बाय करते हैं, उनके पैकेट पे क्या लिखा होता है, डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज़, के आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे खाएंगे, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट, प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसके रिस्क क्या होंगे, जब आप यूज़ करेंगे तो उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। जब आप गारमेंट्स, मतलब कपड़े और वस्त्र खरीदते हैं, तो क्या उसमें उस इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग लिखा होता है कि आप इसको वॉश कैसे करना है, जैसे लिखा रहता हो ना कि आप इसको वॉशिंग मशीन में करना और ब्लीचिंग नहीं करना, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होता है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये सब कंज्यूमर राइट में आते हैं। अगर ये नहीं दिया होता तो ये कंज्यूमर राइट का उल्लंघन है, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन वो लिखी क्यों होती है, जो ठीक है, जो भी प्रोडक्ट की कमोडिटी पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो लिखी क्यों होती है, क्योंकि ये इसलिए लिखी होती है कि जो ये कंज्यूमर का राइट है इन्फॉर्म होने का, मतलब उसको उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए सूचित करने का अधिकार है। उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, ठीक है, इसलिए। और कंज्यूमर मतलब कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है, और कंपेंसेशन भी मांग सकता है अगर जो प्रोडक्ट होती है वो डिफेक्टिव हुई, और मतलब जो, अगर कोई मैंने जो कीबोर्ड लिया और वो अच्छे से नहीं चला, पहले दिन जाके बिगड़ गया, तो मैं कंपेंसेशन मांग सकता हूँ, ठीक है, कंप्लेन भी कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है, ठीक है। चलिए, इसमें एग्जांपल दिया गया है कि कोई प्रोडक्ट हम बाय करें और डिफेक्टिव है, ठीक है, एक्सपायरी पीरियड के पहले ही वो डिफेक्टिव हो गई, तो इसका मतलब कि हम रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी का क्लेम किया था कि ये एक्सपायरी पीरियड तक चलेगा, लेकिन ये तो इससे पहले ही डिफेक्टिव हो गया, तो हम जाहिर सी बात है रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, ठीक है। अब जो एक्सपायरी पीरियड प्रिंट ही नहीं हुआ होगा, ठीक है, जब एक्सपायरी पीरियड अगर प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि वो शॉपकीपर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगा कि ये ऐसा बेच रहा है, ठीक है। और जो मेडिसिन, अगर जो मेडिसिन ऐसे बिकेगी, ठीक है, अगर मेडिसिन ऐसे बेच रहे हैं कोई, अगर मेडिसिन अगर ऐसे बिक रही है कि एक्सपायरी डेट उसमें नहीं है, तो सीवियर एक्शन लिए जा सकते हैं। ऐसा क्यों उसमें सीवियर एक्शन, क्योंकि अगर मैं बिना एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन कोई बिक रही है, तो उससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये मतलब ये बहुत ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इसके एक्शन कड़ी कार्रवाई होती है, जो मेडिसिन का और मेडिकल क्षेत्र में ऐसा कुछ हो तब, ठीक है। अब जो 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 भी अपने जो कोई, अब अगर कोई इंसान होता है, वो मतलब कोई कंज्यूमर होता है, वो कंप्लेन कर सकता है, सिर्फ क्वालिटी नहीं, जो एमआरपी होती है उससे ज़्यादा पर कोई प्रोडक्ट बिक रही है, तो उसके बारे में भी कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। और एक वास्तविकता ऐसी है कि कंज्यूमर हो, वो जो एमआरपी से कम दाम में बेचने के लिए वो बार्गेन भी कर सकता है, कि आप अगर 100 रुपये की कोई चीज़ हो, तो वो ट्रेडर से ऐसे कह सकता है कि मुझे आप 90 रुपये में दो, ये बार्गेन करना उसका अधिकार है, ठीक है। चलिए, और अगर जो ट्रेडर होता है वो 110 रुपये में बेचेगा 100 रुपये की चीज़, तो वो कंप्लेन कर सकता है और प्रोटेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। अब जो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, जो आरटीआई हम बोलते हैं, ठीक है, वो एक्सपांड कर दिया गया है कि गवर्नमेंट की जो वेरियस सर्विस हो उसमें भी इसको कवर कर दिया है, जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है उसको भी कवर कर लिया गया है, कि जो गवर्नमेंट की हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट में आरटीआई की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये एक्सपांशन किया है, कि पहले गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं आती थी इसमें, बाद में इसको एक्सपांड करके यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज भी ऐड कर दी गई है, ठीक है। अक्टूबर 2005 था, अक्टूबर 2005 में क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो आरटीआई एक्ट था वो एनेक्ट किया था, मतलब वो एनेक्ट कानून बनाया गया था, ठीक है,
कि इससे क्या हुआ कि जो सिटीजन्स थी उनको इन्फॉर्मेशन मिले, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट्स की जो फंक्शंस होते हैं, मतलब ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपका जो रिजल्ट होता है एग्ज़ाम का को मतलब वो आ ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो आप आरटीआई कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सामने, ठीक है। अब एक और राइट होता है लास्ट में, हमने सेफ्टी का राइट देखा, राइट टू इन्फॉर्मेशन देखा, ठीक है। अब आता है राइट टू चूज़। आपको जो लेना हो, आपकी मर्जी हो, वो आप ले सकते हो, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कुछ लेने के लिए, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंज्यूमर अगर कोई सर्विस ले रहा है, ठीक है, अगर उसकी एज भी कुछ भी हो, उसके जेंडर कुछ हो, सर्विस का नेचर कुछ भी हो, उसके पास ये राइट रहेगा कि वो सर्विस उसे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, मतलब लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। नेटफ्लिक्स, आज अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें, अगर हमने नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो लिया है, तो वो मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि हम आपको इतना इतना डिस्काउंट देंगे और ये आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ले ही लो हमारी, ठीक है। आप लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हो तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए, मतलब ये राइट टू चूज हुआ, आपका चुनने का अधिकार है आपके पास, आप चुन सकते हैं कि आपको कोई सर्विस कंटिन्यू करनी है या नहीं, इस तरह से, ठीक है। प्रोडक्ट में भी ऐसा होता है, आपको कोई प्रोडक्ट लेनी है या नहीं, ये आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप जो टूथपेस्ट बाई करना चाहते हैं किसी भी शॉप से, और शॉप ओनर जो है वो आपको ये कहता है कि इस टूथपेस्ट के साथ आपको ये ब्रश भी लेना पड़ेगा, वो ये ऐसा किस लिए कहेगा कि इससे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि ऐसा कहने से क्या होता है कि आपका जो राइट टू चूज है वो उल्लंघन होता है, उसका वायोलेट होता है, ठीक है। कि आपको आपको कंपलसरी टूथब्रश लेना पड़ेगा टूथपेस्ट के लिए, तो ये आपके जो जो राइट टू चूज है उसका उल्लंघन है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है ब्रश ब्रश बाय करने के लिए, तो फिर भी आपको ये फोर्स कर रहा है बाय करने के लिए, तो ये आपका राइट टू चॉइस इज डिनाई, मतलब ये पसंदगी के अधिकार का इनकार किया जाता है ट्रेडर के तरफ, शॉप ओनर के तरफ से, ठीक है। जो और दूसरा एक उदाहरण दिया गया है कि गैस सप्लाई डीलर्स जो होते हैं कि वो भी इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारी कंपनी से स्टोव लें, मतलब अपना उनका गैस की कंपनी जो होती है वो अपनी कंपनी का स्टोव भी लेने को आपको फोर्स करती है, ठीक है, कि आप जब हमारी कंपनी से स्टोव लेंगे तभी हम आपको नया कनेक्शन देंगे। तो ये सब जो प्रैक्टिस है वो राइट टू चूज जो है उसका उल्लंघन है, ठीक है। तो इस तरह के जो मेथड्स है, आप पर फोर्स किया जाता है, आप मजबूर हो जाते हैं लेने के लिए, ठीक है। और आप किसी भी आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचती, ठीक है। तो इस तरह से ये एक राइट टू चूज का वायोलेशन कहलाता है, ठीक है। कई ऐसा उदाहरण है जिसमें कंज्यूमर्स के राइट डिनाई होते हैं, अधिकारों को वंचित किया जाता है, ठीक है। अब हमारी कंट्री में ऐसे कई मतलब घटनाएं अक्सर होती रहती है, ठीक है। हम देखते हैं पुअर के साथ ही अक्सर होता है, ठीक है। तो ये उपभोक्ता अब न्याय पाने के लिए कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, उनके साथ अन्याय ही है एक तरह का, ठीक है। तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि जो उपभोक्ता के पास अधिकार है इस निवारण की मांग करने का, ये जो प्रॉब्लम उनका हुआ, मतलब ग्रीवेंस है, उसको रिड्रेस करने का, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल करने का उनके पास अधिकार है, ये भी उनका एक अधिकार है। उनका अन्याय तो हुआ, लेकिन अन्याय के बाद उस जस्टिस उनको मिलना चाहिए, ये भी उनका एक अधिकार है, ठीक है। अगर कंज्यूमर को डैमेज हुआ है उसकी प्रॉपर्टी का, उसका अपना, ठीक है, तो उसके पास ये भी राइट है तो वो कंपेंसेशन ले सकता है। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट उसने डैमेज किया है, कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, कंज्यूमर की प्रॉपर्टी, और कंज्यूमर को भी कोई डैमेज पहुंचा है, तो वो कंपनी के सामने क्लेम कर सकता है कि आप मुझे क्लेम कंपेंसेशन दो। कंपेंसेशन डिग्री ऑफ डैमेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना ज़्यादा कंपेंसेशन वो मांग सकता है, ठीक है। अब इसके लिए जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, मतलब ये अन्याय हुआ तो उसके लिए जस्टिस भी चाहिए, तो जस्टिस के लिए एक प्रभावी सार्वजनिक प्रणाली प्रदान करने की आवश्यकता है हमारी कंट्री में, ठीक है, कि उससे ये ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सके जल्दी से, ठीक है। अब कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, जो इसके कारण क्या हुआ है, हमारे इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट चल रहा है उससे क्या हुआ है कि जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको हम कंज्यूमर फोरम्स बोलते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बोलते हैं, ठीक है। या जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे होती है लोगों के द्वारा बनी, इस तरह से कंज्यूमर फोरम्स भी होते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कि वो कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ये क्या करते हैं बेसिकली कि कंज्यूमर फोरम्स होते हैं वो कंज्यूमर्स जो होते हैं ना उनको गाइड करते हैं
कि जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें जो केस है कैसे फाइल करे, ठीक है। और कई कई ओकेजन में क्या होता है, कई कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता अदालत जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें वो ये जो 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 उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, उपभोक्ता मंच हम बोलते हैं, कंज्यूमर फोरम, वो खुद उन उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उनकी ओर से वो केस लड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन स्वैच्छिक संगठन है, ठीक है, ये जो स्वैच्छिक संगठन है उनको सरकार की वित्तीय सहायता भी मिलती है, ये सरकार उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। कि सपोर्ट, जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगी, क्यों? क्योंकि इनसे लोगों का ही अच्छा होने वाला है, लोगों के इंटरेस्ट का ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। इसलिए सरकार भी इनको सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकल भी कभी कभी सपोर्ट करती रहती है सरकार, ठीक है। अगर आप कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी में रहती हो कि आवासीय कॉलोनी में रह रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे जो बोर्ड होगा वो ज़्यादातर पाया जाता है। उससे क्या होगा, ये बोर्ड क्या होता है कि इस बोर्ड के जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपना ओवरऑल इंटरेस्ट जो होता है एज ए कंज्यूमर इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है ये बोर्ड उनका, ठीक है। कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके, अगर मेंबर के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई हुई तो वो क्या करेगा, बोर्ड उनके बिहाफ में केस लड़ेगा, ठीक है। मतलब वो जो मामला उठाएगा उनकी ओर से, ठीक है। चलिए, अब जो कोपरा था, मतलब ये जो एक्ट था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उनके अंदर उसके तहत क्या किया गया है, एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी सेटअप की गई है हमारी कंट्री में। ये जो कंज्यूमर का इश्यू था उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल करने के लिए, ये क्या है कि जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। अब ये उनका मतलब कौन सा कितना रेंज रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कंज्यूमर कोर्ट होती है वो 20 लाख तक के केस को, मतलब जो 20 लाख तक के रुपए का केस है वो हैंडल करती है। अगर 20 लाख से और ज़्यादा और 1 करोड़ के अंदर का जो फ्रॉड या कुछ भी ऐसा माल प्रैक्टिस हुआ होगा तो वो स्टेट लेवल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। और नेशनल लेवल कोर्ट जो होगी उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर कोई माल प्रैक्टिस हुआ हो, कि जो क्लेम हुआ हो 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो वो नेशनल लेवल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 3 टायर मैकेनिज्म है पूरा, ठीक है, जो कंज्यूमर का इश्यू सोल्व करने के लिए। अगर कोई जो केस डिसमिस हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, जिला स्तरीय अदालत पे ही खारिज हो जाता है, तो वो फिर स्टेट लेवल पे भी जा सकता है और नेशनल लेवल पे भी जा सकता है। ये ऐसे होता है ना कि जो हाई कोर्ट में अगर किसी इंसान को न्याय नहीं मिला तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उल्लंघन के बारे में, ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या हुआ है कि इस एक्ट से क्या हुआ है कि जो कंज्यूमर्स है उनके जो कंज्यूमर्स है उनको क्या किया है कि सक्षम बना दिया है कि वो अपना जो अधिकार है जो न्याय लेने का उसको रिप्रेजेंट कर सके। कहाँ पे? कंज्यूमर कोर्ट्स पे। कोर्ट्स ही नहीं होगी तो वो अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो इस एक्ट के बाद जो कोर्ट्स जो बनाई गई है, जो ट्रायल मतलब तीनों स्तर पे, उनके कारण लोग आज वहाँ पे जा सकते हैं। वो इनेबल किया है, मतलब सक्षम बनाया है लोगों को अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। हमारे कंज्यूमर को भी अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अभी ये अवेयर कैसे होता है, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर का मतलब क्या है ये हम समझते हैं, ठीक है। अब जब कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में जागरूक होंगे, ठीक है। हमारी कंट्री में बड़ी समस्या क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से राइट्स हैं उनके, ठीक है। इनके कई कारण होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, कई कारण होते हैं इसके। लेकिन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता। तो कंज्यूमर को जितना ज़्यादा हो सके वो इतना जागरूक बने अपने राइट्स के बारे में, कि जो जब जब वो जो परचेस करते तब तब उनके राइट्स क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में जब वो जागरूक होंगे तब वो क्या होंगे कि इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मतलब सूचित विकल्प बनाने में सक्षम होंगे। कि ये उनके पास जब पूरी इंफॉर्मेशन होगी सभी सर्विसेज की या गुड्स की, तो वो अपने हिसाब से वो खरीद परचेस कर सकेगा। जब उनके पास अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब उनका खुद का अवेयरनेस नहीं होगा तो क्या होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसलिए वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर जो होते हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और जो ये कैसे हो सकता है कि जो नॉलेज और स्किल
लोगों में इम्पार्ट करना चाहिए। जब नॉलेज बढ़ेगा और स्किल बढ़ेगी, इस तरह से इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। मतलब ज़्यादा नॉलेज आएगा तो मतलब कोई कंज्यूमर में ज़्यादा जैसे जैसे नॉलेज आता जाएगा, उस तरह से वो ज़्यादा उसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी और वो वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर धीमे धीमे बनेगा इस तरह से, ठीक है, नॉलेज और स्किल लेने के बाद, ठीक है। चलिए, जब जो कोपरा का इनेक्ट हुआ, जब कोपरा का अधिनियम हुआ कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद राज्य सरकारों में भी जो उपभोक्ता मामले है उसके लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की गई है। ये अच्छी बात है कि कंज्यूमर जो का प्रोटेक्शन का इश्यू था उसके लिए एक पूरा अलग डिपार्टमेंट दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स में, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट्स भी कैसे कैसे अवेयरनेस लाती है कि जो पोस्टर्स होते हैं वो लगाती है, और जो टीवी होती है उसमें एडवर्टाइजमेंट लगाती है, वो जागो ग्राहक जागो आप देखते होंगे, ठीक है। वो वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स करती है, उनके मतलब इन माध्यमों से ये लोगों को अवेयर करने की ट्राई करती है, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी। अब जब आप कुछ बाय करते हो कॉमोडिटी, तब आपने कुछ लोगो देखा होगा कि आईएसआई का, और जो लोगो होता है वो जो आईएसआई का होता है, एग मार्क होता है। अगर फूड की आइटम हो तो एग मार्क होगा, जो हनी होता है उसमें एग मार्क आएगा, ठीक है। हॉल मार्क आएगा, जो गोल्ड की अगर कोई प्रोडक्ट होगी उसमें हॉल मार्क भी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ये इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को एक एश्योरेंस मिलता है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी की है, जो नेशनल एक स्टैंडर्ड होगा उसके अनुसार, उसकी क्वालिटी के अनुसार बनाई गई ये प्रोडक्ट है, ठीक है। जो सर्विस मतलब कोई सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है। इसका और एक मतलब है कि जो ये जो सर्टिफाइड होंगे, ये जो भी प्रोडक्ट होंगे जिसके ऊपर ये लोगोस होंगे, वो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो सर्टिफाइड होंगे नेशनली। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, PIS हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स तय करते हैं और इस तरह से ये सर्टिफिकेशन देते हैं किसी प्रोडक्ट को, इन चीज़ों का, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ग्लोबली और नेशनली, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर लोगो किसी भी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे है, तो मतलब ये सर्विस या ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की होंगी, जो भी तो कंज्यूमर को एश्योरेंस मिलेगा कि ये अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। अब जो ये लोगो भी कब दिया जाता है कि कोई सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड जब जो प्रोड्यूसर फॉलो करेगा तभी दिया जाता है, तभी तो कंज्यूमर को एश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये जो डेवलपमेंट होता है, मतलब ये जो BIS और ये सब जो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं, वो हर एक प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी नहीं होता कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, लेकिन जो कोई महत्व की चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि मैं आपको बताया कि प्रेशर कुकर और जो मेडिसिन होती है, इन सब का कोई स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। इनके प्रोड्यूसर को स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई चप्पल की कंपनी हो, कोई मतलब सीधे साधे चप्पल बनाती हो, तो इनको ये रूल्स मतलब ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ज़रूरी नहीं होंगे। ये सम प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसके मतलब हेल्थ और सेफ्टी लोगों की जिसके साथ जुड़ी हुई है, उनको, जैसे कि LPG सिलेंडर, फूड कलर्स होंगे, एडिटिव्स होंगे, सीमेंट और ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसरों को के लिए ज़रूरी है कि ये जो संगठनों है उनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि इन प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट जो है उनकी कंपनियों को सर्टिफिकेशन करवाना होगा, जो वो ऑर्गेनाइजेशन था, वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन था उनसे, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्या होगा कि LPG सिलेंडर और फूड एडिटिव्स अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं बने तो क्या होगा कि डैमेज हो सकता है लोगों को और लोगों की प्रॉपर्टी को, इसलिए, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है, देखिए आप, जो ISI का लोगो है, ये हॉलमार्क है, ठीक है। ये मतलब इंस्पेक्टेड होके मतलब एक तरह का ये सर्टिफिकेशन है कि ये अच्छी क्वालिटी का होगा, ये जो भी प्रोडक्ट है वो, ठीक है। चलिए, अब उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाना कैसे, अब आंदोलन चल तो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या, उसमें भी अगर ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं कि इंडिया जो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाता है, ठीक है। मतलब ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है पूरे देश में, ठीक है। अब इसी दिन क्या हुआ था कि जो 1968 में जो कोपरा जो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो एनेक्ट किया गया था, ठीक है। और इंडिया एक उन देशों में से है कि इनके इंडिया के पास एक्सक्लूसिव कोर्ट्स है, मतलब जो कंज्यूमर कोर्ट्स है वो हमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में नहीं जाते, सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, मतलब अलग कोर्ट है कंज्यूमर इश्यूज़ के लिए, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स है, ठीक है। इंडिया में मतलब अलग कोर्ट्स है ऐसे, ठीक है। चलिए, अब टुडे क्या है, आज क्या है कि 700 कंज्यूमर ग्रुप्स है, ठीक है। पहले शुरू में कम थे, बाद में बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलप हो रहा है हमारी कंट्री में,
कंज्यूमर जो भी अवेयरनेस आ रही है, कंज्यूमर ग्रुप ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, उनका एक्टिव रोल बढ़ रहा है, ठीक है। पहले क्या थे कि सिर्फ 20-25 थे, और मतलब इस कंट्री में जो 700 कंज्यूमर्स ग्रुप है उसमें से 20-25 जो है वो बड़े हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और जो उनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही फेमस है और उनके पास लीगल बेकिंग भी होगा, ठीक है। इस तरह से बाकी जो कंज्यूमर ग्रुप्स है वो थोड़े इनफॉर्मल होंगे, ठीक है। फिर भी सरकार उनको सहायता तो करती है, ठीक है। बट जो आज एक प्रॉब्लम क्या है कि जो उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया है ना, वो आज भी कम्बरसम है। हमें पता है कि हमारी कंट्री में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं वो बहुत ही कम्बरसम और एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। सालों तक केस चलता है, ये एक प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, ठीक है। ये कोई जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल का मामला हो तो भी, और कंज्यूमर इश्यूज हो तो भी, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को क्या करना पड़ता है, वकीलों को लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो महंगी होती है प्रक्रिया, और जो केस होता है वो सालों तक चलता है, तो ये एक तरह की बोझिल और समय लेने वाली हो जाती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी सरकार को कदम उठाने होंगे, ठीक है। अब ये जो केस है, अब ये जो कंज्यूमर के केसेस है जो वो फाइल करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, कोर्ट को अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। कोर्ट को अटेंड करना पड़ेगा तो लोगों को अपने जो डेली वर्क से का टाइम निकल के कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। अब को किसी कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैश मेमो नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब वो जो मतलब बिल कह सकते हैं हम एक तरह का, ठीक है, वो नहीं, अगर बिल नहीं दिया तो क्या होगा कि वो एविडेंस नहीं रहेगा, ठीक है। बिल एक एविडेंस के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। और तो बिल नहीं होगा तो एविडेंस भी नहीं होगा, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना मुश्किल हो जाएगा, जो भी कोर्ट होती है उसको, ठीक है। और परचेजेस होते हैं ना मार्केट में, वो स्मॉल रिटेल सेल्स के परचेज होते हैं, ठीक है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मतलब हमारे लॉ, जो कंट्री के लॉ है, स्पष्ट नहीं है उनके कि को कितना मुआवजा होना चाहिए, कितना कंपेंसेशन होना चाहिए। अगर कंज्यूमर इंजर्ड हो गया और डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उस पर कोई अच्छा कंपेंसेशन क्लियर नहीं है, ठीक है। और जितना भी बिक्री होती है वो छोटी छोटी खुदरा बिक्री हम कहते हैं कि स्मॉल रिटेल सेल्स होता है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री के मार्केट में, ठीक है। अगर आज भी कोपरा के जो एनेक्टमेंट हुआ जो 1986 में, मतलब आज तो इसका 25 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद भी कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब लोग में आज भी इलिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा सब कुछ, मतलब इसके कई कारण होते हैं, इसके मल्टी डायमेंशनल रीजंस होते हैं। इसके कारण ये आज भी कंज्यूमर अवेयरनेस है वो स्प्रेड तो हो रही है, लेकिन स्लोली स्प्रेड हो रही है, ठीक है। और जो 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 इसका जो एनफोर्समेंट है इस एक्ट का, जो हमें पता है हमारी कंट्री में कई लॉ तो होते हैं, लेकिन इसका जो लागू होना बहुत वीक होता है, बहुत ठीक है, कमज़ोर होता है, ठीक है। तो स्पेशली जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको प्रोटेक्शन देने में ये बहुत ही वीक है, ठीक है। और जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉलो भी नहीं होते। ये सब प्रॉब्लम इश्यूज है हमारी कंट्री में आज भी, ठीक है, कि अच्छे से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, और कई बार तो मार्केट में उनका कुछ फॉलो अप ही, पालन ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सब आज प्रॉब्लम है। अब फिर भी हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर में आज भी गुंजाइश है कि जो उन भूमिका और महत्व को समझ सके, ठीक है। मतलब कोई भी सिस्टम होती है तो उसमें इनएफिशिएंसी तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि जो आज भी हमारी कंट्री में ये जो सिस्टम है पूरा कंज्यूमर का इश्यू का, इसमें स्कोप है कि लोग में ज़्यादा अवेयरनेस आज भी आ सकती है इसके रोल और इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो कंज्यूमर मूवमेंट्स है ना, वो तभी इफेक्टिव होता है जब कंज्यूमर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो। सिर्फ गवर्नमेंट कुछ करे ऐसा नहीं, लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। अभी इसका एफर्ट, इसमें क्या ये रिक्वायर होगा, वॉलंटियरी एफर्ट, उसमें लोगों का शामिल हो, लोग अपने अपने आप स्वेच्छा से उसमें जुड़ने चाहिए, ठीक है। और पार्टिसिपेंट फॉर वन एंड ऑल मतलब गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो अपने इच्छा से उसमें जुड़े, ठीक है। तभी ये जो पूरा मूवमेंट होगा वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं हम, ठीक है। आज हमारा ये क्लास 10th NCERT का बुक कवर पूरा, मतलब ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम क्लास 11th की NCERT शुरू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए।